हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी से यह भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे, जो भी क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जा रही हैं, उन सभी क्लासेस को आप सभी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। और मैं आप सभी को ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसको शिद्दत के साथ कर लिया ना मेरे भाई, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है मेरे भाई। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी दोस्त, सखा, संबंधी, जितने भी सहपाठी हैं, उन सभी को आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दें। ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में इसके बारे में बता दें। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश के मेन बुक को। जी हाँ, आपने सही सुना, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश के मेन बुक को। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इंग्लिश का जो मेन बुक है वो क्या है, हमारा पैनोरमा। ठीक है, इंग्लिश का जो हमारा मेन बुक है बाबू, वो है हमारा पैनोरमा। पैनोरमा एक बुक है जो चलती है हमारी इंग्लिश मेन बुक में। ठीक है, तो आज से जो हमारा सिलसिला है वो मेन बुक की तरफ में चलेगा। सारे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इतने अच्छे तरीका से मैंने इस पीपीटी को तैयार किया है ना मेरे दोस्त, कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है किसी भी चैप्टर को लेकर के, तो अगर आप बस पीपीटी को देख लेंगे तो हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने ये नोट्स को पढ़ लिया ना, तो फिर आप कभी भी लाइफ टाइम आपको हर एक चैप्टर याद रहेगा, हर एक वैसी बात याद रहेगी जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से जो आपको क्वेश्चन बनने वाली होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पैनोरमा बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और हमारा चैप्टर क्या है, द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग, यहाँ पे पेस के जगह पे पीस हो गया है, तो थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे पेस होगा। ठीक है, द पेस फॉर लिविंग। तो चलिए आज हम बेसिकली क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वो समरी के फॉर्मेट में पढ़ाए जाएंगे। अब समरी क्या होता है? समरी का मतलब होता है, हिंदी के शुद्ध भाषा में कहें हम तो सारांश, कि जो भी आपका चैप्टर्स है उस चैप्टर का लेखा जोखा जो बात है वो मेन क्या बातें कह रही है। ठीक है, क्या चीजें हमें जाननी है, क्योंकि आजकल हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी ज्यादा ध्यान देना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं स्मार्ट वर्क, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें बहुत ही कम टाइम बचे हैं, 3 महीने से भी कम टाइम बचे हैं। तो अब ज्यादा से ज्यादा हमें स्मार्ट वर्क करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें स्कोर गेन करना है, और स्कोर के साथ साथ हमें इंग्लिश का नॉलेज भी लेना है और इंग्लिश को एक्चुअल रूप से समझना है कि इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे हमारे लिए इजी लैंग्वेज बन सकता है। तो बस आप हम पे भरोसा बनाइए और मैं दावे के साथ कहता हूं आपके इंग्लिश को मजबूत मैं करूंगा। बस हमारे साथ बने रहिए इस सेशन के साथ। तो चलिए आज से ये आरंभ होता है, शुरुआत होता है, आगाज होता है हमारे चैप्टर का, जो कि है हमारा पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। क्या है हमारा पहला चैप्टर बाबू? द पेस फॉर लिविंग। सबसे पहले अगर हम इसके अर्थ को समझ लें, पेस का मतलब क्या होता है, तो पेस का मतलब होता है बाबू, पेस का मतलब होता है रफ्तार। पेस का मतलब क्या होता है? रफ्तार। और फॉर का मतलब होता है के लिए, और लिविंग का मतलब होता है जीवन। अगर हम इसके पूर्ण रूप से अगर मीनिंग को समझे, द पेस फॉर लिविंग का मतलब हुआ जिंदगी की रफ्तार। जिंदगी की रफ्तार आप समझ रहे हो कि जिस वर्तमान युग में हम जी रहे हैं, धीरे धीरे समय के साथ हर एक चीज अपने स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग 2G के जमाने से स्टार्ट किए थे और आज हमारी जो दुनिया है वो 5G यूज कर रही है। तो ये क्या है? ये एक पेस है, ये रफ्तार है। आप देख सकते हैं वर्तमान युग में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते जा रही, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम उसी रफ्तार के साथ अपने आप को भी ढाल रहे हैं और अपने आप को भी उन्हीं सब पेस के साथ अपने आप को हम मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे जो ऑथर हैं वो एक बहुत अच्छा मैसेज, एक बहुत अच्छा मोरल देना चाह रहे हैं इस चैप्टर से, कि जिंदगी की रफ्तार के साथ अगर हम अपने आप को ना बदले, अपने आप को ना मेंटेन करें, ना मिला करके चले, तो कहीं ना कहीं हम जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाएंगे मेरे भाई। और कहीं ना कहीं उस दुनिया वाले के नजर में, उन लोगों के सामने जो हमारी जो इमेज है, हमारी जो लुक है, या फिर वो लोग हमें पागल इजीली बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर हम दुनियादारी के हिसाब से, अगर हम दुनिया के रफ्तार के साथ अपने आप को ना बदले, अपने आप को ना चेंज करें, तो कहीं ना कहीं हम उस रेस से बहुत ही पीछे हट जाएंगे और बहुत ही मानो कि एक वैसे डिसेबिलिटी मतलब कि अपंग जिसको आप कहते हैं ना, जैसे जो लोग लूले लंगड़े होते हैं, जो हाथ और पैर से हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनको लोग क्या समझते हैं कि अरे ये कुछ नहीं कर सकता है, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। तो वही चीजें हमारे साथ भी होने वाली है। अगर हम इस जिंदगी के रफ्तार के साथ, इस जीवन के रफ्तार के साथ अपने आप को ना ढालें और उसके मुताबिक हम अपने कामों को ना करें, तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हट जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, और आपको ये बात भी पता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे ऑथर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जी हाँ, लेखक से। तो इसलिए जितने भी चैप्टर, जितने भी पोएम पढ़ाए जाएंगे, पोएम का, पोएट का नाम याद रहना चाहिए, चैप्टर का, ऑथर का नाम, जो भी लेखक होंगे, ठीक है। इसी ऑथर को, अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये जो चैप्टर है द पीस फॉर लिविंग, किसने लिखा है, किसके द्वारा ये ऑथराइज किया गया है। ऑथर को ही हम नरेटर भी कहते हैं, ऑथर को ही हम नरेटर भी कहते हैं, और हम इसको राइटर भी कहते हैं। तो बात करते हैं अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में जानते हैं कि जिसने इस चैप्टर को लिखा है, द पेस फॉर लिविंग को लिखा है, उस ऑथर का नाम क्या है। तो उस ऑथर का अगर हम पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम है रे कॉटन हचिंसन। क्या नाम है बाबू? रे कॉटन हचिंसन। अगर आप अपने बुक के हिसाब से चलेंगे तो बुक में इनका शॉर्ट दिया है आरसी हचिंसन, इनका शॉर्ट नाम लिखा गया है आरसी हचिंसन। अगर हम पूर्ण रूप से, अगर पूरा नाम आपको पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो आप क्या बोलेंगे? रे कॉटन हचिंसन। बात समझ आई? अब ऑथर के बारे में कुछ विशेष चीजें हम जान जाते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके बारे में कुछ चीजें जो जानने वाली हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उनका जन्म, कब जन्म लिए थे बाबू? 23 जनवरी 1907 में। कब जन्म लिए थे? 23 जनवरी 1907 में। मृत्यु कब डाइट किए थे? 3 जुलाई 1975 में। कब? 3 जुलाई 1975। और कहां पे इनकी मृत्यु हुई थी बाबू? लंदन में। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंसान है वो मॉर्टल होते हैं, मैन इज मॉर्टल। कहने का मतलब जो इंसान इस धरती पे जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। तो जन्म 23 जनवरी 1907 और मृत्यु 3 जुलाई 1975। और कहां पे मेरे भाई? लंदन। एकदम आप अपने दिल को, कान को खोल करके इस चीज को बस देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कि सर समझ में नहीं आया। हाँ, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी भाई बंधु पढ़ रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर क्लास कैसी लगी, इसमें क्या सुधारा जा सकता है। क्योंकि इतने इजी फॉर्मेट में, इतना अच्छे तरीका से मैं इसको डिजाइन किया हूं पीपीटी फॉर्मेट में, कि अगर जो बच्चा इस क्लास को मिस भी करता है तो बस इस पीपीटी को डाउनलोड करके बस देख लेगा ना, तो पूरी की पूरी जो आपका जो स्टोरी है वो आपके दिमाग में और आपके दिल में छप सी जाएगी। ठीक है, ये तो भरोसा आप मेरे पे करके बस एक बार देखिए। ठीक है, तो जन्म 23 जनवरी 1907 और मरे कब थे? 3 जुलाई 1975। कहां पे? लंदन में। चलिए इनके बारे में कुछ विशेष बातें जान जाते हैं। क्या है? ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वो कैसे नॉवेलिस्ट थे। तो वो कैसे नॉवेलिस्ट थे? ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। कैसे थे? उपन्यासकार। ठीक है, हाँ जी, कैसे नॉवेलिस्ट थे? तो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। यहाँ पे जो बाबू ही है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रे कॉटन हचिंसन को। और यहाँ पे ही क्या है बाबू? एक प्रोनाउन है। आपको पता है कि जब कभी भी हम मस्कुलिन जेंडर, जब कभी हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम प्रोनाउन ही का यूज करते हैं, और जब कभी हम फेमिनिन यानी कि जब कभी भी हम महिला वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो रे कॉटन हचिंसन है वो आपके एक पुरुष है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज किया है। क्या कहा जा रहा है? ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, कि वो सभी नॉवेलिस्ट में से वो सबसे बेस्ट से। और किस मामले में बेस्ट है? सेलिंग के मामले में, कि जो किताबें, जो वो नोवेल लिखा करते थे, उन सभी नोवेलिस्ट में से उनकी जो किताबें थी वो सबसे ज्यादा सेल होती थी। यहाँ पे जो आपको बेस्ट दिख रहा है ना बाबू, ये जो बेस्ट दिख रहा है ना, ये एक डिग्री का पार्ट है। जब मैं आपको ग्रामर में डिग्री पढ़ाऊंगा तो बेसिकली डिग्री 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये जो बेस्ट है ना, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आपसे कोई पूछेगा किसका ये सुपरलेटिव डिग्री है सर बेस्ट, तो यहां पे समझ लीजिए बाबू, गुड होता है,
उसके बाद होता है आपका बेटर, उसके बाद होता है आपका बेस्ट। ये आपका पॉजिटिव डिग्री, ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी कि उन सभी में से जो सबसे बेस्ट था, जिनकी किताबें सबसे ज्यादा सेल हो रही थी, वो कौन थे? हमारे रे कॉटन हचिंसन साहब थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया। हिज नोवेल राइजिंग वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1976। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें से जो आपको एकदम नोट करना है, एकदम इसको जुबान पे होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। क्या है? हिज नोबल, उनकी एक महत्वपूर्ण नोबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एकदम अति आवश्यक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आने के एकदम 110% चांस है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। हिज नोबल, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोबल थी जिसका नाम क्या था? राइजिंग। क्या नाम था? राइजिंग। जिसको शॉर्टलिस्टेड, शॉर्टलिस्टेड कहने का मतलब होता है चुना गया था, जिसको चुना गया था, किस चीज के लिए चुना गया था? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज क्या होता है? ये एक तरह का एक ऐसा प्राइज होता है बाबू कि जो नोबल के क्षेत्र में जो भी ऑथर होते हैं, जो भी राइटर होते हैं, जिनकी किताबें बेस्ट होती है, जिनका नोबल बेस्ट होता है, तो उनको बुकर प्राइज के लिए चुना जाता है और जो बेस्ट निकलती है उनमें से जो बेस्ट होता है उनको अवार्ड दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि उनकी एक नोबल है राइजिंग, जिसको शॉर्ट लिस्टेड चुना गया था बुकर प्राइज के लिए। कब चुना गया था? 1976 में। कब चुना गया था? 1976। क्या नोबल का नाम था? राइजिंग। बातें समझ में आ गई? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइजिंग उस नोबल का नाम था जिसको बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड मतलब चुना गया था। कब? 1976 में। आगे देख लेते हैं अब उनकी जो पढ़ाई है, जो उनका एजुकेशन है, वो उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की है, कहां तक पढ़े हैं। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और वो कौन सा डिग्री उपलब्ध किए हैं, कौन से डिग्री को हासिल किया है? तो वो बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। जिस तरीके से मैं आपका एमए जी मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होता है ना, मैंने वो किया है कंप्लीट, तो उसी तरीके से जो हमारे रे कॉटन हचिंसन साहब थे वो आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए थे, यानी कि ग्रेजुएट थे बैचलर ऑफ आर्ट्स से। बातें समझ में आई? आगे देखते हैं कुछ बातें जो जानने लायक है आपके लिए, मतलब एग्जाम दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी वाइफ का नाम, उनकी पत्नी का नाम था मार्गरेट ऑन जॉन्स। क्या नाम था? मार्गरेट जॉन्स। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे। क्या क्या बातें जो महत्वपूर्ण है? पूरा नाम रे कॉटन हचिंसन, जन्म 23 जनवरी 1907, मृत्यु 3 जुलाई 1975। कहां पे? लंदन में। उनका सबसे फेमस एक नोबल राइजिंग बुकर प्राइज के लिए चुना गया था। कब? 1976 में। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या डिग्री हासिल किया था? बीए। पत्नी का नाम मार्गरेट जॉन्स। अब आगे चलते हैं। अब हमारा शुरू होता है अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें जो हमें जाननी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर के बारे में, क्योंकि ऑथर के बारे में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव व्यू से। ठीक है, अब देखते हैं ऑथर के बारे में कुछ बात कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उनका डेथ, जब वो मरे थे ना, तो उनके बारे में कुछ विशेष बात क्या थी? ही डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज नोवेल। उनकी मृत्यु जब वो अपना लास्ट एक नोवेल लिख रहे थे, उस लास्ट नोवेल के लास्ट चैप्टर को वो अभी खत्म भी नहीं किए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जब वो मरे थे ना, वो अपना एक अंतिम नोवेल लिख रहे थे और उस अंतिम नोवेल का अंतिम चैप्टर वो बिना कंप्लीट किए ही मारे गए थे, यानी कि मर गए थे। ठीक है, अब जान जाते हैं उनकी जो फेमस नोवेल जिसके बारे में बात कही जा रही है, राइजिंग। जी हाँ, इसी नोवेल की बात कही जा रही है। यही इनका सबसे लास्ट नोवेल था जो कि लिखते लिखते ये मर गए थे, लास्ट चैप्टर भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। क्या नाम है नोवेल का? राइजिंग। एकदम आप याद कर लीजिए। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है? इसको पब्लिश्ड, कब इसको पब्लिश किया गया था? सितंबर 1976, सितंबर 1976 में इसको पब्लिश किया गया था। और कब इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, कब चुना गया था बुकर प्राइज में? नवंबर 1976 में। तो पब्लिश हुआ था सितंबर में और शॉर्ट लिस्टेड मतलब चुना कब गया था बुकर प्राइज के लिए? नवंबर में। ईयर आपका सेम है 1976 में। बात समझ में आई? अब इनके बारे में, इन्होंने कुल 17 नोवेल लिखे हैं और 28 शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि रे कॉटन हचिंसन ने टोटल कितने नोवेल्स लिखे हैं, तो 17, और कितने शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, तो 28। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ऑथर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। एक बार आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, जाकर टेलीग्राम पे इस नोट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। और आप बस इसको आप एक बार देख लेंगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे।
अब देखिए पढ़ाने का जो तरीका है वो किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो हम समरी स्टार्ट करेंगे, और वो भी समरी कैसे, शॉर्ट फॉर्मेट में। शॉर्ट फॉर्मेट कहने का मतलब कि लेखा जोखा चीज, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए क्योंकि स्मार्ट वर्क करना बहुत ही जरूरी है, हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क से जब हर एक चीज कवर हो सकती है, हर एक चीज को आप जान सकते हैं, तो आपके लिए स्मार्ट वर्क अभी सही सही जगह भी है, सही टाइम भी है, और सही इसलिए है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, और इस कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, गेन करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने आउटकम, अपने रिजल्ट को बेहतर करना है। तो चलिए शुरू होता है हमारा ये जो चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग। तो सबसे पहले उस चैप्टर के थीम को समझ लेते हैं, थीम ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द चैप्टर। इसको हम स्टोरी अभी नहीं कह सकते कि एक्चुअल में ये स्टोरी है कि ऐसे है कि क्या चीज है, कहते हैं एक थीम। थीम का मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, आखिर ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है। तो देखते हैं द एसे। तो अब यहां पे क्लियर हुआ कि ये जो चैप्टर है वो एक क्या है, आपका एसे है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही खास है बाबू, याद रखिएगा। आपसे देगा कि द पेज फॉर लिविंग इज व्हाट, द पेज फॉर लिविंग क्या है, स्टोरी है, एसे है, नोवेल है, ऑटोबायोग्राफी है। तो आप क्या टिक करोगे, वो क्या है, आपका एसे है। ठीक है, तो जो पेज फॉर लिविंग जो आपका चैप्टर है वो आपका एसे है। ठीक है, द पेज फॉर लिविंग कैप्चर्स, ये कैप्चर्स करता है क्या, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगोनी का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, दुखद, दुख से भरा हुआ मॉडर्न मैन, मतलब कि आधुनिक युग का जो वर्तमान युग है, उस वर्तमान युग में एक मनुष्य है, उस मनुष्य के दुखी परिस्थितियों को, दुख को यह कैप्चर करता है, बताता है आखिर वो किस इंसान के बारे में बात हो रहा है कि जो बहुत ज्यादा दुख से भरा हुआ है, किस के बारे में ये जो कहानी है, किसके बारे में ये जो एसे है बताया जा रहा है। तो आगे जब हम इस एसे को स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। तो क्या थीम है इसका, जो द पेज फॉर लिविंग है बाबू, ये आपका एक एसे है और ये बताता है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगोनी का मतलब दुख, दुख से भरा हुआ है एक इंसान जो कि वर्तमान समय से बिलोंग करता है, वर्तमान समय का रहने वाला है। आगे क्या कहा जा रहा है, द पर्सन हु डज नॉट मेंटेन द पेस फील्स डिसेबल। अगर कोई भी इंसान इस वर्तमान युग में इस रफ्तार को अगर मेंटेन करके ना चले, उसके साथ कदम से कदम मिला करके ना चले, अपने आप को ना परिवर्तन करे, तो कहीं ना कहीं वो उस रेस से, उस भाग दौड़ की जिंदगी से, उस रफ्तार वाली जिंदगी से वो बहुत पीछे छूट जाएगा, और मानो वो एक डिसेबल्ड इंसान की तरह। डिसेबल्ड का मतलब अपंग, जो कहते हैं ना, जैसे जिसके हाथ पैर नहीं रहते हैं, जिसको हैंडीकैप कहते हैं, उसको लोग मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता है। तो वही उस इंसान के साथ भी होगा कि अगर वो इंसान इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं करेगा, अपने आप को मिला करके नहीं चलेगा, तो वो इंसान इस दुनिया में एक अपंग की भांति बन जाएगा और कोई भी लोग उसको आसानी से पागल बना देगा। बातें समझ में आई? तो ये आपका थीम ऑफ द क्या कह सकते हैं, थीम ऑफ द चैप्टर था। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, इस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, तो किसके बारे में पढ़ना है, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एक इंसान है वर्तमान युग का जो बहुत ज्यादा दुखों से भरा हुआ है। तो चलिए हमारा जो एसे है इसको हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बाबू इस तरीके से मैंने पीपीटी को तैयार किया, इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कि आप फिगर के बदौलत पूरे के पूरे एसे को अपने दिल में छाप लेंगे, अपने दिमाग में छाप लेंगे। सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टर है, जो मुख्य भूमिका है, जिस तरीके से आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी में हीरो होता है, हीरोइन होती है, साइड आर्टिस्ट होते हैं, विलेन होते हैं, इन सारी चीजें होती है, मतलब मुख्य किरदार किसका किसका है। तो इस एसे में एक जो कैरेक्टर है वो है एल्डरली कॉन्ड मर्चेंट। किसका है, एल्डरली कॉन मर्चेंट, मतलब कि उम्र दराज। कौन का मतलब होता है मक्का, आप देख सकते हो फिगर में कि क्या है, इसको भुट्टा भी कहते हैं, मक्का भी कहते हैं। तो सबसे जो पहला कैरेक्टर है एल्डरली कॉन मर्चेंट का है, मतलब कि एक उम्र दराज एक कॉन मर्चेंट है, मतलब कि मक्का बेचने वाला व्यापारी। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, व्यापारी। उसके बाद ये जो है एल्डरली कॉन मर्चेंट, ये एल्डरली कॉन मर्चेंट की कौन है, ये इसकी वाइफ है। देख सकते हो कितनी सुंदर है, ठीक है, कौन है, ये वाइफ है। और ये कौन है, ये जो एकदम हैंडसम हक, सुंदर सा एकदम शकल सा लेकर के, चश्मा उस्मा पहन करके, ये कौन है, इसका भतीजा है। एल्डरली कॉन मर्चेंट का ये कौन है, नेफ्यू है, भतीजा है। तो इन्हीं तीनों पे ये जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करता है। तो थीम ऑफ द चैप्टर में हमने क्या देखा था कि एक इंसान है जो दुख से भरा हुआ है।
तो किसके बारे में ये कहा जा रहा है? यही एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में, जो उम्रदराज है और ये एक व्यापारी है। कैसा व्यापारी? कॉर्न का, मक्का का, ठीक है, भुट्टा का। तो चलिए क्या क्या है इस स्टोरी में, इस एसे में, ठीक है, स्टोरी सॉरी, वैसे विकिपीडिया पे जब आप इसको सर्च करोगे ना तो ये इसको स्टोरी कहा गया है, लेकिन आपके बुक में इसको एसे कहा गया है। तो आप बुक के हिसाब से ही चलिए। तो जब आपके क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे कि स्टोरी है कि एसे है, तो आप हमेशा किसको टिक करोगे बाबू? एसे को टिक करना। बात समझ आई? तो चलिए एसे को शुरुआत करते हैं। क्या कहानी है, किस तरीके से है, क्या वो इंसान कह रहा है, किस तरीके से दुखों से भरा हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक आपका जो ऑथर है हमारे रे कॉटन हचिंसन साहब, वो कहते हैं मैंने डबलिन में एक प्ले देखा। प्ले कहने का मतलब मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। उस नाटक में जो सबसे मुख्य किरदार था वो था एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का, ठीक है, उम्रदराज एक मक्का का व्यापारी का एक मुख्य किरदार था। उन्होंने एक नाटक देखा, कहां पे? डबलिन में, जो कि मुख्य किरदार कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। और वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। कैसी चिंताएं, किस दुख में वो था? और जब वो चिंताएं से घिरा हुआ था तो उसके मन में बहुत ज्यादा दुख था, बहुत परेशानी था, और उस परेशानी को वो चीख चीख के चिल्ला रहा था और अपने आप में ये बोल रहा था। अब ऑथर कहते हैं कि आखिर वो कैसे परेशानी के साथ जूझ रहा था, कौन से उसको दुख था इस मॉडर्न डे में। तो वो कहता है, तो सबसे पहला उसका जो दुख था इस एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का, कि उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, इसकी जो पत्नी थी, यानी कि ये जो मैडम है, इसकी ये पत्नी जो है, धर्म पत्नी, वो प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्येक हॉलिडे पे, मतलब प्रत्येक छुट्टी पे वो 10 पाउंड खर्च कराती थी। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये जो इंसान है बहुत सारे दुखों से भरा हुआ है, इसके मन में बहुत सारी चिंता चल रही है। सबसे बड़ा चिंता उसके लिए क्या है कि इसकी जो धर्म पत्नी है, वाइफ है, वो प्रत्येक हॉलिडे पे, प्रत्येक छुट्टी पे, मान लीजिए कोई पर्व हो गया, कोई त्योहार हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई छोटे मोटे भी त्योहार पे, वो हमेशा उससे 10 पाउंड खर्चा करा लेते। 10 पाउंड कहिए या फिर 10 यूरो कह लीजिए, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला दुख का बात क्या है कि उसकी जो धर्म पत्नी वाइफ है वो स्पेंड करती, खर्च करती, कितना? 10 पाउंड ऑन हॉलिडे। प्रत्येक हॉलिडे पे वो 10 पाउंड खर्चा कर देती है। पहला दुख का बात उसके लिए ये था, चिंता का बात ये था। और दूसरा कि जो उसका जो भतीजा है, जो ये जो चश्मा पहन करके जो हमारे हीरो साहब हैं, आप देख सकते हैं मर्सिडीज गाड़ी लिए हुए हैं, जो इनका भतीजा है वो क्या करता है? उसको चीट करता है, मतलब उसको धोखा देता है। जैसे कहने का मतलब कि लाइए ना चाचा, दे दीजिए पैसा, हम ही कर देंगे, वो काम हम ही कंप्लीट कर देंगे। तो वही उसको ठगता है, मतलब कि उसको उससे पैसा वगैरह लेकर के गाड़ी वाड़ी खरीद लिया है, एकदम चश्मा उसमें मार करके एकदम हीरो वाले लुक में है, आप देख सकते हैं ना। तो ये जो इंसान है ना, वो बहुत ज्यादा दुख और परेशानी से घिरा हुआ है, और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है। वो कहता है कि ये जो रफ्तार है, जिंदगी की रफ्तार है, वो कितनी तेज है कि एक तरफ जो मेरी पत्नी है वो हर एक हॉलिडे पे मेरे से 10 पाउंड खर्चा करा लेती है, और एक तरफ जो मेरा भतीजा है, जो मेरा नेफ्यू है, वो मुझे ठग रहा है, चीट कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को उसको चिंता सता रही है। आगे वो कहता है, मैं ऐसा नहीं कि मैं इस तेज रफ्तार से पीछे हट रहा हूं, मैं इस तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता हूं। और वो और ज्यादा इस चीज को लेकर के शौक हो जाता है जब वो देखता है कि ये जो एक एरोप्लेन है, जब ये हवाई ऊपर, जब ऊपर आसमान में उड़ता है ना, तो कितने की स्पीड से? 1000 माइल पर आवर के स्पीड से। वो ये जब बात को सुनता है कि ये जो एक एरोप्लेन है वो 1000 माइल पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है, उड़ता है, तो ये और ज्यादा टेंशन में हो जाता है, और ज्यादा ये सोचने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो इसलिए क्योंकि इसको ये पता नहीं रहता है कि जिंदगी की इतनी भी रफ्तार हो सकती है कि ये जो एक एरोप्लेन है उसकी जो स्पीड है वो 1000 माइल पर आवर भी हो सकती है, पर आवर भी हो सकती है। तो एक तरफ तो ये दिखा रहा है कि मुझे तेज रफ्तार, तेज गति, जो जिंदगी की तेज गति है वो मुझे नहीं पसंद है। वो इसलिए क्योंकि इस तेज गति में एक तरफ जो उसकी पत्नी है वो उसको हर एक प्रत्येक हॉलिडे पे उससे 10 पाउंड खर्चा करा लेती है, और एक तरफ जो उसका भतीजा है उसको ठग रहा है, चीट कर रहा है। और जब इसको ये पता चलता है कि एरोप्लेन की जो स्पीड होती है 1000 माइल पर आवर होती है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने लगता है, चिंता में हो जाता है, और वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑथर कहते हैं ही इज द मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। तो वो जो इंसान है, जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, एंजाइटीज का मतलब होता है बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ। तो इंसान बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है और मन ही मन सोच रहा है कि कितनी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ जिंदगी चल रही है, कितना सब कुछ फास्ट हो गया है।
और दूसरी तरफ उसका एक पड़ाव है, दूसरी तरफ वो कहता है कि ऐसा नहीं कि मुझे तेज गति नहीं पसंद है, मुझे पसंद है कार चलाना। क्या कहता है? मुझे पसंद है कार चलाना। और कितने की स्पीड से? 90 माइल पर आवर। वो कहता है कि मुझे कार चलाना पसंद है और कितने के स्पीड से? 90 माइल पर आवर की स्पीड से कार चलाना पसंद है, लेकिन वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ ये कह रहा है, ये करना चाहता है कि एक तरफ तो वो ये कह रहा था कि ये जो जिंदगी है कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, जैसे वो एरोप्लेन की स्पीड को जानता है, ये सारी बातों को जब उसका पता चलता है कि उसकी पत्नी उसको एक तरीके से हर एक प्रत्येक हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्चा करा देती है, उसका जो भतीजा है उसको ठग रहा है, और एक तरफ वो ये कहता है कि ऐसा नहीं कि मुझे तेज रफ्तार तेज गति पसंद नहीं है, मुझे पसंद है कार चलाना। कितने के स्पीड से? 90 माइल पर आवर के स्पीड से पसंद है, लेकिन वो जो कार है वो मेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे अब वो क्या कहता है? वो आगे अपने बात में कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो रात का भोजन हो, यानी कि जो डिनर हो, रात का जो डिनर हो, उसको मैं लंदन में करना चाहता हूं। कहां पे करना चाहता हूं? आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये लंदन का है। तो अपने बात में आगे कहता है ऐसा नहीं कि मुझे तेज रफ्तार पसंद नहीं है, वो कहता है कि मुझे कार चलाना पसंद है 90 के स्पीड में, लेकिन वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए। वो आगे फिर अपने बात को कहता है कि मुझे पसंद है कि मेरा जो आगे का जो काम है कि मैं भोजन, रात का जो भोजन है यानी कि जो डिनर है वो मैं लंदन में करना पसंद करूंगा, और जो लंच है, ठीक है, यानी कि जो दोपहर का भोजन है उसको मैं न्यूयॉर्क में करना पसंद करूंगा। ठीक है, वो क्या कहता है कि मुझे तेज गति, ऐसा नहीं कि मुझे तेज गति नहीं पसंद, वो कहता है कि मैं जो रात का भोजन है वो मैं लंदन में करना चाहता हूं, और जो मैं लंच है वो मैं न्यूयॉर्क में करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों तरफ है, एक तरफ से उसको तेज गति पसंद भी नहीं है और दूसरी तरफ उसको तेज गति भी पसंद है। वो कहता है कि मुझे कार चलाना पसंद है 90 के स्पीड में, लेकिन वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये कहता है कि मेरा जो रात का डिनर होगा वो लंदन में होगा और जो लंच होगा वो न्यूयॉर्क में होगा। तो ये चीजें हम लोग समझ गए कि ऑथर ये बताना चाहते हैं कि वो जो इंसान है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, भले ही वो बहुत सारे एंजाइटीज, बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है, उसकी दोनों मत है। वो कहता है एक तरफ मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुख हूं, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इतना रफ्तार के साथ भी जिंदगी आगे बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब उसको पता चलता है एरोप्लेन की स्पीड 1000 माइल पर आवर है, तो वो इस चीज को सोच में पड़ जाता है कि कितनी रफ्तार के साथ ये जो दुनिया है वो आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे तेज रफ्तार भी पसंद है, वो इसलिए क्योंकि वो कार चलाना भी पसंद करता है 90 के स्पीड में, और अपने डिनर को, अपने लंच को अलग अलग जगहों पे करना भी चाहता है। आगे वो कहते हैं, ऑथर उसके बारे में बताते हैं एल्डरली कॉर्न मर्चेंट में, कि वो जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है वो कहां पे रहता था? वो रहता था इरिस नाम का एक जगह था, इरिश, जो कि एक कंट्री टाउन है, स्मॉल इरिस कंट्री टाउन है, मतलब एक शहर से लगा हुआ छोटा सा कंट्री टाउन था। क्या नाम था? इरिस। आपसे कोई पूछेगा कि जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो कहां के रहने वाला था? इरिस। ठीक है, इरिस का रहने वाला था। आगे उस एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कहता है कि अगर मेरा कोई इंटेलिजेंसी टेस्ट लेगा, अगर कोई मुझे टेस्ट लेगा, तो मेरे उस टेस्ट में सबसे कम मार्क्स आएंगे। वो ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर। वो अपने आप को क्या कहता है? बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर, मैं एक मंद बुद्धि का सोचने वाला इंसान हूं। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट अपने बारे में कहता है कि अगर इस तेज रफ्तार जिंदगी के साथ अगर कोई मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट लेना चाहे, तो अगर उस इंटेलिजेंस टेस्ट में मैं बैठता हूं, अगर मैं उस टेस्ट को देता हूं, तो मेरे सबसे कम मार्क्स आएंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लो थिंकर हूं, बहुत ही धीमा सोचने वाला। आप समझ रहे हो ना कि बहुत सारे लोग हैं, किसी का जो माइंड का कैपेसिटी होता है वो बहुत तेज सोचने वाला होता है, किसी का बहुत कम, बहुत ही धीरे सोचने वाला होता है। तो वही एल्डरली कॉर्न मर्चेंट अपने बारे में बताता है कि अगर मेरा कोई टेस्ट लिया जाए तो उस टेस्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं एक स्लो थिंकर हूं, बहुत ही मंद बुद्धि का, बहुत ही धीरे सोचने वाला। आखिर वो ऐसा क्यों कहता है? कैसे उसको एक्सप्लेन करता है? वो कहता है कि एक बार मैं सिनेमा हॉल गया था। किसके साथ? मैं और मेरी पत्नी। वो कहता है कि मैं एक बार सिनेमा हॉल गया था अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने के लिए। तो जितने भी लोग उस सिनेमा हॉल में आए हुए थे मूवी देखने के लिए, वो सारे सीन को, जैसे जैसे जो सीन बदल रही थी, जैसे हीरो का एंट्री हुआ, हीरोइन का एंट्री हुआ, विलन का एंट्री हुआ, तो उस सारे सीन को वो लोग बहुत ही खुशी के साथ, एंजॉय के साथ, बहुत ही जोश के साथ कह सकते एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, बहुत सोच में था
क्योंकि मुझे वो जो सीन है वो समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या बताना चाह रहा है इसे। वो कहता है कि मेरा जो माइंड है वो बहुत ही स्लो थिंकर है, मैं बहुत ही कम, बहुत ही धीमा सोच रहा था, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में कितने हीरो हैं, कितने हीरोइन हैं। ठीक है, तो सभी लोग, जितने भी ऑडियंस आए थे, बाकी लोग, ठीक है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे सब एक सीन को, लेकिन ये बहुत ज्यादा चुप चुप सा था, बहुत कंफ्यूज था और मन ही मन ये सोच रहा था कि हीरो कौन है, हीरोइन कितनी है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए, अपने इनलाइटमेंट के लिए, जानने के लिए, जानकारी के लिए अपनी पत्नी के कान में विस्पर करके, मतलब फुसफुसा करके पूछता है कि क्या वो वही हीरोइन है जो शुरू में आई थी। तो उसकी पत्नी जवाब देती है, नहीं, इसमें टोटल कितनी हीरोइन है, 1 2 3। तो जब वो मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, तो वो अपने पत्नी से पूछता है कि क्या वो वही हीरोइन है जो शुरू में आई थी। तो उसकी पत्नी जवाब देती है, उसको समझाती है कि नहीं, इस फिल्म में टोटल 3 हीरोइन है। ठीक है, तो और तीनों का जो नाम है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। और आगे उसकी पत्नी कहती है कि इस फिल्म में 3 हीरोइन है लेकिन हीरो है एक। आप देख सकते हैं हीरो कौन है, हमारे सल्लू भाई, सलमान खान। और देख सकते हैं आप सभी हीरोइन जो इनकी कह सकते हैं महबूबा गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। ठीक है, तो वो उसकी पत्नी समझाती है कि इस फिल्म में 3 हीरोइन है लेकिन हीरो एक ही है जो शुरू में आया था अपने कैप को उतार करके। वो एक्सप्लेन करती है उस फिल्म को। ठीक है, हीरो एक ही है लेकिन इसमें 3 हीरोइन है। ठीक है, और तीनों का नाम कुछ इस प्रकार है, ए बी सी। अब जो ये तीनों हीरोइन है इस हीरो के प्यार में पड़ेगी, इस हीरो के प्यार में गिरेगी और एक ऑर्डर में गिरेगी, इस एक सीक्वेंस में गिरेगी। तो किस सीक्वेंस को बारे में बताती है कि सबसे पहले बी प्यार में गिरेगी, तब सी गिरेगी, तब ए गिरेगी। तो उसकी पत्नी बताती है कि 3 हीरोइन है, ए बी सी, लेकिन ये तीनों जो हीरोइन है इस इकलौते हीरो के प्यार में गिरेगी। और किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में, सबसे पहले बी को प्यार होगा, फिर सी को होगा, तब ए को होगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप याद कर लीजिएगा, सबसे पहले बी, तब सी, तब ए। तो बी सी ए, इसी सीक्वेंस में तीनों हीरोइन जो है इस हीरो से प्यार करेगी। तब उसको समझ में आता है कि आखिर कितनी हीरोइन है और कितने हीरो हैं। तो मन ही मन वो हॉल में बैठ करके सोचता है अपने बारे में, कहता है कि मैं कितना ज्यादा स्लो थिंकर हूं और ये जो दुनिया है वो कितने रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। और अगर इस रफ्तार के साथ अगर आप अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, अपने आप को नहीं मेंटेन करके चलेंगे, अपने आप को नहीं मिला करके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी आपको पागल बना देगा। तो एक तरीका से आप ये देख सकते हैं कि एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो था वो थोड़ा सा स्लो थिंकर था, मतलब कम बुद्धि, कम मन में सोचने वाला, चीजों को जल्दी कैच ना करने वाला। तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं इस शायद दुनिया में रहने जोग नहीं हूं, क्योंकि मैं जब इस एक मूवी को नहीं समझ पा रहा हूं, आसानी से कोई भी मुझे मूर्ख बना सकता है। मानो कि मेरा जो शरीर है, मैं स्वस्थ होकर भी एक डिसेबल मैन की तरह हूं, एक अपंग व्यक्ति की तरह हूं, क्योंकि मैं इस रफ्तार के साथ ना ही अपने आप को ढाल पा रहा हूं, मैं बहुत सारे चिंताओं से, बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ हूं। ठीक है, तो यहीं पे आपकी जो स्टोरी है वो समाप्त हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो एसे है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार आप क्या करेंगे ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लगा पढ़ाने का तरीका। अगर ऐसा तरीका, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट वर्क है बाबू और बहुत ही अच्छे तरीका से मैंने समझाया है पीपीटी के फॉर्मेट में सारे इमेज को बता करके, कि आप इसको बस देख लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है तो आप जरूर बोलिएगा कि जी बिल्कुल सर बहुत अच्छा है, ऐसे ही पढ़ाइए बाकी जो चैप्टर्स है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इसका एक बार फिर से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये जो एसे है वो क्या कहना चाहता है। सबसे पहले इसके जो ऑथर है रे कॉटन हचिंसन साहब, वो एक डबलिन में शो देखे थे, एक डबलिन में प्ले देखे थे, नाटक देखे थे। तो वो कहते हैं कि एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है जो बहुत ज्यादा दुखों और परेशानी से अपने आप में जूझ रहा है। ही इज द मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो इसलिए सबसे पहला प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि उसकी जो धर्म पत्नी है वो प्रत्येक हॉलिडे पे उससे 10 पाउंड खर्चा करा देती है। देख सकते हो आप लोग कि इसकी पत्नी बहुत सुंदर है। आप पता है कि जो सुंदर औरत होती है कि उसको तो भाई कॉस्मेटिक सामान में सुंदर तो है लेकिन खर्चा बहुत करवाती है। कह सकते हैं कि लिपस्टिक लगाना, लैक्मी का आइकॉनिक काजल लगाना, तो वही चीज है। तो वो
जो एल्डरली कॉन मर्चेंट है वो सबसे पहले इस दुख के साथ है कि मेरी पत्नी है, सुंदर तो बहुत है लेकिन खर्चा बहुत करा रही है, और किस तरीके से प्रत्येक हॉलीडे पे, छोटा मोटा भी हॉलीडे होता है तो 10 पाउंड मेरे से खर्चा करा लेती है। और दूसरा एक हीरो है, देख सकते हैं पूरा एकदम चश्मा उस्मा लगा करके मर्सिडीज पे बैठे हुए हैं, जो कि मेरा भतीजा है, वो मुझे ठग रहा है, चीट कर रहा है। जैसे कहता है ना कि तेज तरार जो होते हैं ना, जो बहुत तेज सोचने वाले, कि लाइए ना हम कर देते हैं, और उससे कुछ ना कुछ घोपला मार करके, घपाला मार करके अपना फायदा देख सकते हैं। तो उसी तरीके उनका भतीजा था, तो उन सभी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा था। वो कहता है कि मेरी पत्नी एक तरफ बहुत ज्यादा हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्चा करा देती है, और जब मेरा भतीजा है वो मुझे चीट कर रहा है। और साथ ही साथ वो उसको जब ये पता चलता है कि एरोप्लेन की जो स्पीड है 1000 माइल पर आवर होती है, तो बहुत ज्यादा और ज्यादा सोच में पड़ जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, ठीक है, कि मैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा शायद पीछे रह गया हूं, कोई भी मुझे मूर्ख बना सकता है, पागल बना देता है, ठीक है। तो आगे कहता है ऐसा नहीं कि मैं इस तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता हूं। वो कैसे बताते हैं कि मैं इस तेज रफ्तार को भी बहुत पसंद करता हूं। वो कहते हैं कि मुझे कार चलाना बहुत पसंद है, और कार कितने स्पीड में, 90 माइल पर आवर की स्पीड में, लेकिन एक शर्त है कि वो जो गाड़ी है वो मेरी नहीं होनी चाहिए। वो आगे अपने बारे में कहते हैं कि कैसे उनको तेज रफ्तार पसंद है। वो कहते हैं कि रात का जो डिनर है मैं उसको लंदन में करना चाहता हूं, और जो लंच है दोपहर का उसको मैं न्यूयॉर्क में करना चाहता हूं। तो इन दोनों बातों से आपको क्या समझ में आई बाबू, कि जो ऑथर है, जो हमारे एल्डरली कॉन मर्चेंट जो है, जिनके बारे में ऑथर बता रहे हैं कि वो दोनों तरफ है। वो एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि शायद वो तेज रफ्तार से बहुत पीछे हैं, और वो एक तरफ ये शो कर रहे हैं कि उनको तेज रफ्तार पसंद भी है। आगे वो अपने बारे में कहते हैं कि अगर इस तेज रफ्तार वाले युग में, इस आधुनिक युग में, इस वर्तमान युग में अगर कोई इंटेलिजेंसी का टेस्ट लिया जाए तो उस इंटेलिजेंसी टेस्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स आएंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं एक स्लो थिंकर हूं, मंद बुद्धि का हूं, बहुत धीमा सोचने वाला इंसान हूं, ठीक है। वो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे वो एक स्लो थिंकर है। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सिनेमा हॉल गया था मूवी देखने के लिए। उसमें बहुत सारे लोग आए थे मूवी देखने के लिए, और सभी लोग हर एक सीन को देख करके बहुत एंजॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं वहीं पे बैठा हुआ बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो वही हीरो है जो शुरू में आया था, कितनी हीरोइन है, कि क्या वही हीरोइन है जो मुझे शुरू में दिखी थी। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था उन सभी चीजों से, क्योंकि उसको वो सारी गतिविधियां, सारी जो मूवमेंट थी, वो जो मूवी में दिखाया जा रहा था, उसको नहीं समझ में आ रही थी। तो वो अपने इनलाइटमेंट के लिए, अपने ज्ञान के लिए अपनी धर्म पत्नी से उसके कानों में जाकर के विस्पर करके, फुसफुसा करके पूछता है कि क्या वो वही हीरोइन है जो शुरू में आई थी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, इस फिल्म में टोटल कितनी हीरोइन है, 3 हीरोइन है, जिसका नाम ABC है, और इस फिल्म में हीरो एक है जो एंट्री समय जब हुआ था, एंट्री जब शुरुआत में आया था, जो अपना कैप उतारा है, वही मेन हीरो है। और ये जो तीनों हीरोइन है वो उसके प्यार में गिरेगी। किसके प्यार में, हीरो के प्यार में गिरेगी। और प्यार में किस सीक्वेंस में गिरेगी, किस ऑर्डर में, तो कौन सा ऑर्डर में बाबू, BCA, मतलब पहले B को प्यार होगा, फिर C को प्यार होगा, फिर A को प्यार होगा। तो यही था आपका A से। तो इसका अगर हम मोरल की बात करें तो मोरल आपका ये है कि अगर इस आधुनिक युग में, इस वर्तमान युग में, इस तेज रफ्तार दुनिया के साथ साथ, तेज रफ्तार मूवमेंट के साथ अगर हम अपने आप को ना चेंज करें, अपने आप को ना मेंटेन करके चलें, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा पीछे हट जाएंगे, और कोई भी हमें पागल बना सकता है, मूर्ख बना करके हमें ठग सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि बाबू आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो क्या आप बैलगाड़ी से जाओगे? एक बात बताइए, अगर आपको मैं कह देता हूं कि बाबू पटना से आप दिल्ली जाइए, ठीक है, और आप कहोगे कि सर हम बैलगाड़ी से जाएंगे, और कोई यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा कि नहीं सर हम एरोप्लेन से जाएंगे, तो पहले कौन पहुंचेगा? एरोप्लेन वाला। वो इसलिए क्योंकि वो जिंदगी की रफ्तार के साथ अपने आप को ढाल लिया है, और आप वही पुराने ख्यालों के साथ, पुराने संसाधन और साधनों के साथ चल रहे हो। तो इसलिए जिंदगी की रफ्तार के साथ आपको भी चेंज होना है, आपको भी उसको मेंटेन करके चलना है। और हाँ, इसके दो है, ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इस कुछ नुकसान भी है कि अगर हम कुछ ज्यादा ही तेज गति में, रफ्तार के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं तो ये कभी कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा लॉस भी हमें क्रिएट करता है। तो इसलिए एक बैलेंस बना करके हमें चलना है, ठीक है, ना ही हमें ज्यादा तेज चलने की जरूरत है और ना ही हमें ज्यादा धीरे चलने की जरूरत है। एक जिंदगी में एक बैलेंस बना करके चलना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो होप आप सभी को ये जो ऐसे है वो समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप सभी अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उन सभी को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उन सभी को ये जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री में, उन सभी इसका फायदा उठा सके और आगामी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, और अगले क्लास में ये जो हमने आज चैप्टर पढ़ा द पीसफुल लिविंग, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यूं ही देख करके, उम्मीद है ना, भरोसा है ना मेरे पे, जिस तरीके से मैंने समझाया है, तो प्लीज एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगर अच्छा लगा तो जरूर आप मुझे बताइए कि सर बाकी जो चैप्टर्स है वो आप इसी तरीके से पढ़ाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लविंग।